यस हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास हम लोग वेव के बारे में काफी कुछ चीजें देखे हैं और देखे हैं कि एक मैकेनिकल वेव प्रोपागेट करता है किसी मीडियम के अंदर से कैसे, बाय वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और वेव आगे चलते रहता है। अगर पार्टिकल्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं दे आर वाइब्रेटिंग इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, उसको हम कहते थे ट्रांसवर्स वेव, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव इट इज कॉल्ड ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। Practically how the wave moves, here is the statement. A mechanical wave propagated by vibration of particles of the medium. The velocity of propagation means how quickly, how conveniently a wave can move through a medium depends on the elasticity and density of the medium. Try to understand this case. Here are number of balls mounted on a table. Suppose ये सब made up of rubber है, रबर की बनाया हुआ है। मैं अगर ये जो बॉल है इसको एक छोटा सा धक्का देता हूं, ये ऑसिलेट करेगा लेकिन इसको नहीं मारेगा, एनर्जी विल नॉट गो। अगर इसको मैं जोर से धक्का देता हूं तो ये जैसे ऑसिलेट करेगा, बार बार इसको ठोकेगा, बार बार ठोकने से धीरे 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 इसका स्पीड बढ़ेगा। स्पीड बढ़ने के कारण क्या होगा, ये इसको मारने लगेगा, फिर धीरे 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 इसका स्पीड बढ़ेगा और फिर ये इसको मारने लगेगा, फिर ये इसको मारने लगेगा। काफी समय के बाद देखोगे ये बॉल ऑसिलेट करने लगा है। आप यहां से इसको कंटिन्यूअसली मार रहे हो और ये वाइब्रेट करने लगा है और आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे आप इसको धक्का दिए तुरंत यहां पर वेव आके नहीं पहुंचा, इट टुक सम टाइम। कितना जल्दी ये पहुंचेगा यहाँ पे दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड डेंसिटी। सोचो ये बॉल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, means the particles are closely packed, means the density of the medium is high or low. You say it is high when the particles are closely packed. Yes, when the particles are closely packed, आप थोड़ा सा भी धक्का मुक्का दोगे सबको हिलने लगेंगे। So density के ऊपर डिपेंड करता है, moreover elasticity के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो ये रबर का स्टिक था, मैं इसको धक्का दिया तो छोड़ दिया, ये फिर से वापस आया और ऑसिलेट किया। मान लो कि ये एल्युमिनियम का बनाया हुआ है, अब मैं इसको धक्का दिया तो पता चला ये टेढ़ा होके ऐसे रह गया, वापस नहीं आ रहा है, इट इज नॉट एग्जिबिटिंग एनी इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो फिर क्या होगा, एनर्जी विल नॉट गो। So elasticity of the medium and density of the medium altogether will decide how quickly, how conveniently the energy can propagate through the medium. जो मीडियम में इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है और डेंसिटी भी अच्छा खासा नहीं है उसमें से तो एनर्जी जा नहीं सकता। जैसे आप देखे होंगे कि अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो, कोई ग्राउंड पे एक बार जंप करता है तो यू कैन सेंस द वाइब्रेशन स्टैंडिंग से एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम हिम। ऑन ग्राउंड आल्सो यू कैन सेंस द वाइब्रेशन बिकॉज द वाइब्रेशंस आर पासिंग थ्रू ग्राउंड। लेकिन कोई अगर सी बीच में खड़ा है, आप उससे 1 मीटर दूरी पे खड़े हो, वो अपनी जगह कूदेगा, द वाइब्रेशंस विल नॉट रीच यू। Sand is not having any compressible nature nor any elastic nature, तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेशंस आपके पास नहीं पहुंचते हैं, है ना। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि wave passes through a medium by vibrations of the particles of the medium and how easily, how conveniently the wave will go, that all depends upon the elasticity and density of the medium। इतना सारा चीज देखने के बाद हम देख लिए कि फ्लूइड्स में लॉन्गिट्यूडिनल वेव आसानी से जा सकता है, ट्रांसवर्स वेव को जाने में दिक्कत होता है क्योंकि फ्लूइड्स के पास कंप्रेसिबिलिटी है, इलास्टिसिटी नहीं है। लेकिन सॉलिड्स के पास, जैसे हम कोई मेटल लेंगे, मेटल को कंप्रेस भी कर सकते हैं और उसको खींच के इलास्टिक प्रॉपर्टी भी दिखा सकते हैं उसमें। तो इसमें कौन सा वेव होगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगा कि ट्रांसवर्स वेव होगा? मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बताने वाला हूं जो कि क्वेश्चन में आते हैं। तो क्या लिखेंगे, फ्लूइड्स में कैसा वेव होगा, तो डिपेंड देख लिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, पॉइंट नंबर वेव 8 में लिखेंगे इन केस ऑफ सॉलिड्स बोथ compressibility and elasticity are exhibited तो क्या देखते हैं, सॉलिड के केस में बोथ इलास्टिसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी होता है।
तो इसका मतलब उसमें अगर कोई मैकेनिकल वेव जाएगा वो लॉन्गिट्यूडनल होगा कि ट्रांसवर्स वेव होगा। द टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव, द टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव passing through a solid, passing through a solid depends on the mode of excitation, mode of excitation। क्या मतलब ये है कि सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बार है, दैट बार कैन बी कंसीडर्ड एज ए स्प्रिंग, ताकि कंप्रेसिबिलिटी आप देख पाओगे। ये बार क्या हुआ है, ये बार को यहाँ पर किसी एक क्लैंप में लगा दिया है। नाउ इट इज क्लैंप्ड हियर, हियर इसको क्लैंप ऐसे कर दिए, द बार इज क्लैंप्ड हियर। अब अगर ये बार को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हैमरिंग करता हूँ, आई स्ट्राइक लाइक दिस। जैसे मैं इसको ऐसे स्ट्राइक कर दूंगा ये एंड हिलेगा, फिर ऐसे हिलते 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 वेव इधर आके पहुंचेगा, फिर ये एंड भी हिलने लगेगा। क्या बता सकते हो कौन किस्म का वेव जनरेट हुआ? ट्रांसवर्स वेव। सो बाय स्ट्राइकिंग लाइक दिस यू प्रोड्यूस ए ट्रांसवर्स वेव। वही मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर सॉलिड में दोनों किस्म की वेव हो सकते हैं, तो कौन सा वेव होगा? दैट डिपेंड्स ऑन द मोड ऑफ एक्साइटेशन। व्हेन यू स्ट्राइक हियर इट बिकम्स ए ट्रांसवर्स वेव। सपोज मैं इसको ऐसे स्ट्राइक करता हूं, जैसे मैं इसको ऐसे स्ट्राइक करूंगा ये एंड सडनली कंप्रेस हो जाएगा, फिर ये खुलेगा, फिर कंप्रेस होगा, ऐसे ऐसे होते 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 वाइब्रेशन विल कम। व्हाट टाइप ऑफ वेव विल बी जनरेटेड? इट विल बी ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो आप कहोगे ऐसा स्ट्राइक करने से लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगा, तो सॉलिड में कैसा वेव होगा वो डिपेंड करता है कि हम उसके अंदर वेव कैसे जनरेट कर रहे हैं, हाउ द वेव इज बीइंग जनरेटेड। समझ में आया क्या? मान लो कि सपोज मैं इसको कुछ ऐसे स्ट्राइक करता हूं, तो अगर मैं ऐसे स्ट्राइक करता हूं तो ऐसा स्ट्राइकिंग करने से एक हिस्सा ऐसे मारेगा, एक हिस्सा ऐसे मारेगा, तो बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स विल बी प्रोड्यूस्ड। तो इसमें हम लोग क्या देखें, कोई एक बार को अगर हम ऐसे स्ट्राइक करते हैं, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हुए वेव आगे जाता है एंड यू से द वेव प्रोड्यूस्ड इज ए ट्रांसवर्स वेव। ऐसे स्ट्राइक करते हैं, ये हिस्सा दब जाता है, फिर ऐसे 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 होते जाता है, पार्टिकल्स ऑसिलेट लाइक दिस, एनर्जी प्रोपागेट्स इन दिस डायरेक्शन, यू से ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अगर हम इसे टेढ़े करके मार देंगे, तो टेढ़े करके मारने के कारण मेरा जो इंपल्स है, जो मारना है, उसका एक कंपोनेंट ऐसे भी मारेगा और ऐसे भी मारेगा, तो इसमें बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड दिस मिक्सचर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स इज कॉल्ड रिपल्स। रिपल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव। दोनों वेव मिलके चलेंगे किसी मीडियम में तो हम कहेंगे रिपल फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसमें रिपल्स फॉर्मेशन होता है। तो ये यस, क्योंकि हम जानते हैं कि इन केस ऑफ वाटर एट द सरफेस द वेव्स आर ट्रांसवर्स। क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, दैट इज अनदर प्रॉपर्टी। बट इनसाइड वाटर द वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, दोनों का जो जॉइनिंग पॉइंट्स होते हैं वहां पर रिपल्स फॉर्मेशन होते हैं। पानी के अंदर जो वेव होते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं, ऊपर जो वेव होते हैं वो ट्रांसवर्स होते हैं। ठीक है, क्यों वैसे होते हैं जानने के लिए आपको बहुत सारा फिजिकल प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा। देयर इज ए प्रॉपर्टी कॉल्ड सरफेस टेंशन। द फ्री सरफेस ऑफ वाटर बिहेव्स एज ए स्क्रीन, पर्दा जैसे काम करता है, तो उसमें ट्रांसवर्स वेव्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन में बताने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये था बताना कि इनके सब ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है। तो थोड़ा इसको लिखेंगे हम लोग, ये तो एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, लिखेंगे in case of a tuning fork। tuning fork क्या है मैं बताता हूं। the vibrations in the prongs are transverse and that in the stem are longitudinal।
longitudinal in nature। क्या कह रहा है ट्यूनिंग फॉर्क के केस में? क्या हो रहा है? ट्यूनिंग फॉर्क क्या है? ट्यूनिंग फॉर्क ऐसा शेप का एक अपैरेटस है जिसको यूज किया जाता है टू मेजर अननोन फ्रीक्वेंसीज। अननोन फ्रीक्वेंसी जानने के लिए इसको मेजर किया जाता है बाय द मेथड ऑफ रेजोनेंस। जब जो सोर्स का फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाता है ना और दोनों को पास पास रखते हैं तो जोर से वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। तो यूजिंग दैट मेथोडोलॉजी, बट हाउ वी वर्क विथ इट, हम लोग क्या करते हैं, ये ट्यूनिंग फॉर्क को किसी एक रबर पेड़ पे मार देते हैं। When you strike it like this, you will find the vibrations start moving from the upper end। यहाँ से vibration ऐसे 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 होते 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 vibrations ऐसे जाते हैं। Now you see the wave is energy is going in this direction and particles are vibrating like this. What is the type of wave here? ट्रांसवर्स वेव। सो यहाँ पर जो वेव बन गया, ये जो वेव बन गया वो ट्रांसवर्स वेव है। अच्छा, ये जो ट्रांसवर्स वेव है इसको कहते हैं प्रॉन्स। ये दो प्रॉन्स है, ठीक है, दो हैंडल है ना, उसको प्रॉन्स कहते हैं। ये इसको कहते हैं स्टेम। इसमें क्या हुआ, जो वाइब्रेशन ऐसे 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 होके आया, यहाँ पर कुछ वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हुआ तो इसमें ऐसे 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 ऑसिलेट करते करते वेव आता है। अगर इसको हम ये रबर पेड़ पे मारेंगे फिर टेबल पे रखेंगे तो देखोगे वो टेबल के ऊपर कुट 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 जंप कर रहा है, बिकॉज द वाइब्रेशंस आर ऑल लाइक दिस। सो रिमेंबर दैट द वाइब्रेशंस इन द स्टेम, वाइब्रेशन इन द स्टेम आर लॉन्गिट्यूडिनल, वाइब्रेशंस इन द प्रॉन्स आर ट्रांसवर्स। ये काफी कुछ ओलंपियाड एग्जाम वगैरह में और आपका केवीपीआई एग्जाम वगैरह में आ जाता है। तो what is the type of wave produced in the prongs of a tuning fork? You say it is transverse in nature. In the stem they are longitudinal in nature. क्या मेरी बात सबको समझ में आया? Yes sir. Yes sir. Yes sir. उसमें बात ज्यादा नहीं कर सकते क्या सर? हाँ, फिर से रिपीट करिए। सर में से ट्रांसवर्स में ट्रैवल नहीं कर सकते सर? हाँ, अरे ट्रांसवर्स वेव क्यों नहीं पास कर सकता है? सॉलिड में ट्रांसवर्स वेव जा सकता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव जा सकता है, बट अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन दी मोड ऑफ वाइब्रेशन। ऐसे मारेंगे तो ट्रांसवर्स वेव जाएगा, ऐसे मारेंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव जाएगा। देखो आप इसको यहाँ पर मारे हो, ये पार्टिकल्स ऐसे 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 वाइब्रेट करते करते जब इधर आया, इधर का पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगा तो इसमें कौन सा वेव बनेगा? लॉन्गिट्यूडिनल वेव बनेगा। ये मोड ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर है ना, तो इसमें दोनों किस्म की वेव जा सकता है। लेकिन कैसे स्ट्राइक किया है, इसमें वेव कैसे जनरेट हुआ है, ऐसे ऐसे जनरेट हुआ है। तो खैर वेव की फंडामेंटल के बारे में, टाइप ऑफ वेव के बारे में बहुत सारा चीज हम लोग अभी देखे। चलिए कुछ एक्स्ट्रा चीज देखते हैं और वेव मोशन की कुछ पैरामीटर्स को धीरे धीरे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। नाउ वी शैल गो फॉर द मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ वेव्स। ओके, हाँ, मैथमेटिकल एनालिसिस क्या देखना चाहते हैं इसमें? अभी हम मैथमेटिकल एनालिसिस। ये मैथमेटिकल एनालिसिस में पहला चीज हम देखना चाहते हैं, हाउ द वेव इज गोइंग। सपोज आई से हियर इज ए स्ट्रिंग एंड इन द स्ट्रिंग यू आर प्रोड्यूसिंग सम वेव। से अगर मैं इसको ये एंड को पकड़ के एक बार ऐसे ऑसिलेट करके छोड़ दिया, आई शेक इट वंस और रुक गया मैं, फिर आप क्या देखोगे? जैसे मैं इसको शेक किया उसमें आप देखोगे कि तुरंत इसमें एक ऐसा वेव जनरेट हो गया और मैं रुक गया। ये रुकेगा नहीं, यू विल सी दिस वेव विल ग्रेजुअली मूव लाइक दिस वेव विल कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग। Are you able to realize practicality of this? क्या आपको समझ में आ रहा है? Yes. एक बार ऑसिलेट करके छोड़ दिए, एक बार ऑसिलेट करके छोड़ दिए तो हम देख रहे हैं कि ये वेव आगे जाने लगा है। What you call? You call it a wave pulse. What you say? A wave pulse is going. समझ में आ रहा है क्या? एक वेव पल्स जा रहा है, ऐसा हम कहेंगे। सपोज ये वेव यहां तक आके पहुंच गया, पहुंचने के बाद मैं क्या करता हूं, दोबारा ऐसे ऑसिलेट कर देता हूं, दोबारा ऐसे ऑसिलेट कर दिया तो और एक वेव बन गया। ये तो आगे जा रहा था, बीच में कुछ गैप है और दोनों वेव चलने लगेंगे। बोथ ऑफ दीस वेव्स विल स्टार्ट मूविंग लाइक दिस विद सम गैप बिटवीन देम। व्हाट यू कॉल इट? वेव ट्रेन। वेव
Are you getting the difference between wave pulse and wave train? है ना, number of pulses moving. Wave train. अकेला एक तो जा रहा है. What is this? This is a wave pulse. This is a wave pulse. This altogether is called wave train. Wave train is going. इसमें हुआ क्या है बताओ तो. हुआ यूं है, मैं एक बार ऑसिलेट किया, फिर रुक गया, फिर थोड़ी सी ऑसिलेट किया, फिर रुक गया. Like this, different pulses are created, but not continuously created. क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? If मैं कंटिन्यूअसली इसको ऑसिलेट करने लगता हूं तो फिर क्या मिलेगा आपको? अगर मैं इसको कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करने लगूंगा तो आप देखोगे कि इसके अंदर वेव तो कंटिन्यूअसली ऐसे जाने लगा. ये वेव ऐसा 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 ऐसा, यू विल फाइंड ए कंटिन्यूअस वेव. क्या मेरी बात सबको समझ में आया? इट इज ए कंटिन्यूअस. तो सिंगल एक बार करके रोक दिए, वेव पॉज. गैप ले लेके नॉन पीरियडिकली कुछ गैप ले लेके हम कर रहे हैं तो इट इज वेव ट्रेन. और कंटिन्यूअसली वेव कर रहे हैं तो कंटिन्यूअसली वेव्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड. इट इज कॉल्ड वेव, कंटिन्यूअस वेव. तो ये क्या हो गया? इसमें कंटिन्यूअस वेव हो गया. कोई आपको नहीं पूछेगा कि बताओ व्हाट इज वेव पॉज, व्हाट इज वेव ट्रेन, व्हाट इज ए कंटिन्यूअस वेव. ऐसा कोई नहीं पूछेगा, मैं आपको बताया. ठीक है, अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो वेव हम देख रहे हैं, ये वेव क्या हो रहा है? दिस वेव इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. When this wave is going in this direction, what is happening at this instant shown? जब हम देख रहे हैं ये पार्टिकल यहाँ पर आया है, ये पार्टिकल यहाँ पे आया है, ये पार्टिकल अपनी जगह है, तो हर एक पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पे है कि नहीं? अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हुआ है फ्रॉम देयर मीन पोजीशन. डिफरेंट पार्टिकल्स हैव गॉट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट. इसका डिस्प्लेसमेंट ये, इसका नीचे की तरफ है, इसका इतना है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये वाला पार्टिकल का थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना? सबका अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हुआ है. डोंट यू सी इट? जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है किसका हुआ? इसका हुआ या फिर इसका हुआ. दीज आर ऑफ एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. समझ में आ रहा है क्या? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल का हुआ है, दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. समझ में आ रहा है क्या? एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं? समझ में आया? When the wave is passing through a medium, the particles are all vibrating in the medium. The maximum displacement of the particle from its mean position is called amplitude. ठीक है, तो पहला टर्म हमारे सामने आया, क्या है ये? इट इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड? एम्पलीट्यूड. तो इसको थोड़ा ऐसे हाँ, ट्रांसवर्स वेव हो या लॉन्गिट्यूडनल वेव हो. मान लो वेव ऐसे जा रहा है, कोई पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो यहाँ से मैक्सिमम कितना दूर गया? इतना दूर गया. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, है ना? ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव करने से क्या है? विजुअलाइज करना थोड़ा आसान होता है. सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? फर्स्ट वी वांट टू राइट amplitude. During passage of a wave, the particles of the medium oscillate about their mean position, about their equilibrium position, means rest position. The maximum displacement of a particle from its equilibrium position is called amplitude of the wave. मैं एक रस्सी को यहाँ पर मेरे सामने एक दूर पे एक वाल है, वहां पे एक रस्सी लगा है और मैं रस्सी को इधर से खींच के रखा हूं.
जैसे मैं एक बार सेक करके छोड़ दिया, एक वेव बन गया और वो वेव भाग रहा है। वो वेव जब जो वेव बन रहा है उसमें उसका एम्पलीट्यूड कितना ज्यादा होगा किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं अगर धीरे से ऑसिलेट करूंगा तो छोटा सा वेव जाएगा, जोर से ऑसिलेट करूंगा तो बड़ा सा वेव जाएगा। मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है सोर्स के ऊपर, द सोर्स प्रोड्यूसिंग द वेव। ये जानना बहुत जरूरी है। एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव डिपेंड्स अपॉन द सोर्स प्रोड्यूसिंग द वेव। तो हम क्या कहेंगे? yes, it depends on the source producing the wave. Producing the wave, जो सोर्स वेव बना रहा है वही डिसाइड करता है कि एम्पलीट्यूड कितना होगा। मोरओवर यहाँ पे मैं आपको दो इंपोर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूंगा। ये जो अपर एक्सट्रीम है ना, इसको कहते हैं क्रेस्ट, और ये जो लोअर एक्सट्रीम है इसको कहते हैं ट्रॉग। TROUGH। अपर एक्सट्रीम को कहते हैं क्रेस्ट, लोअर एक्सट्रीम को कहते हैं ट्रॉग। ठीक है, अच्छा। बिट नंबर 2, वेवलेंथ। इसको हम लोग लैम्बडा से रिप्रेजेंट करेंगे। वेवलेंथ ऑफ ए वेव, wavelength of a wave is the distance between the distance between two consecutive crests or consecutive troughs। ठीक है, टू consecutive troughs, दो consecutive क्रेस्ट या फिर दो consecutive ट्रॉफ के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। जैसे ये हुआ, ये कोई एक वेव है ना। तो सपोज हम कहेंगे यहाँ पर एक वेव को दिखाया गया है और इस वेव को ध्यान से देखिए और बोलिए इसमें कि अगर मैं वेव को थोड़ा और आगे बनाता हूं, ये ऐसे करके गया, द वेव इज कंटिन्यूइंग। तो व्हाट इज वेवलेंथ? द वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive क्रेस्ट। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हुआ दैट इज लेंथ ऑफ द वेव, या फिर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हुआ दैट इज आल्सो लेंथ ऑफ द वेव। हम कहेंगे ये भी जो हुआ दैट इज आल्सो लेंथ ऑफ द वेव। तो वेवलेंथ क्या हुआ? दो consecutive क्रेस्ट या फिर दो consecutive ट्रॉफ के बीच में जो डिस्टेंस है वो उसका लेंथ। वैसे अगर सोचे तो यहां पर से वेव स्टार्ट हुआ है, यहां पर पहुंचने के बाद रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है? तो यहां से यहां तक होता है कि वेवलेंथ। समझाने के लिए बच्चों वाली लैंग्वेज में कहा गया दो consecutive क्रेस्ट या फिर दो consecutive ट्रॉफ के बीच में। समझ में आया क्या? Yes sir. Yes sir. तो वेवलेंथ का यूनिट क्या होगा? What will be unit of wavelength? क्योंकि डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive पॉइंट्स, तो आप कहोगे इट्स यूनिट इज इन मीटर और सेंटीमीटर, कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या होगा भाई? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड? दिस इज आल्सो मैक्सिमम मीटर। यस, सो यूनिट क्या हो गया? यूनिट इज मीटर और सेंटीमीटर, डिपेंड करता है कैसा वेव है, लेंथ का यूनिट है। ठीक है, तो हमें अब समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव एंड द वेवलेंथ ऑफ ए वेव। ये दोनों चीज हमें समझ में आ गया। ठीक है, ध्यान रहे एक वेव का वेवलेंथ कितना होगा कौन डिसाइड करता है? हु डिसाइड्स व्हाट इज द वेवलेंथ? थोड़ी देर में देखेंगे। वेवलेंथ ऑफ ए वेव इज डिसाइडेड बाय द मीडियम थ्रू व्हिच इट इज पासिंग। कौन सा मीडियम में जा रहा है? नेचर ऑफ द मीडियम विल डिसाइड द वेवलेंथ, राइट?
लिखेंगे इसको नेचर ऑफ मीडियम। अच्छा, थोड़ी देर में लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि और एक टर्म को मैं यूज करना चाहता हूं जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, तब हम बताएंगे तो शायद आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। तो अब हमें समझ में आ गया कि व्हाट इज वेवलेंथ। अच्छा ठीक है, क्या है वेवलेंथ हमें समझ में आ गया, और कैसे वेव जा रहा है बाय वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ये हमें समझ में आ गया। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फ्रीक्वेंसी। It is now what I say is the frequency. ये थोड़ा टेढ़े टेढ़े हो जाते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है, तो इसको थोड़ा अच्छा करने के चक्कर में मैं इसको नीचे खींच लिया। ये नाउ लेट अस सी व्हाट इज पॉइंट नंबर 3 में फ्रीक्वेंसी। आज हम लोग वेव की डिफरेंट पैरामीटर के बारे में देख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी जिसको एफ लिखते हैं, इट इज defined as the number of waves produced per second. What is the number of waves produced per second by the source? What is the number of waves produced by the wave or so by the source? हाँ, by the source। देखो, मैं किसी रोप को खींच के इसे पकड़ के रखा था, मैं इसको ऑसिलेट कर रहा हूँ, वेव बन रहा है, धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहा हूँ, 1 मिनट में 5 बार ऑसिलेट कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, ओह जस्ट अ मिनट। तो क्या है ये फ्रीक्वेंसी? इट इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड बाय द सोर्स। जैसे मैं बताया कि कोई रस्सी मेरे सामने वाली वॉल पे लगा है, मैं टाइट से खींच के रखा हूं, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा हूं, आई एम प्रोड्यूसिंग सम नंबर ऑफ वेव। एक बार ऐसे किया तो वेव गया, दूसरी बार किया तो दूसरा वेव गया, ऐसे किया तो तीसरी वेव किया। अगर 1 सेकेंड में मैं 5 बार किया तो 5 रो वेव निकल के चले गए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव जनरेटेड बाय मी इज 5 हर्ट्ज। यूनिट होता है हर्ट्ज, सेकेंड इनवर्स, और 5 वेव्स पर सेकेंड, और इसको 5 हर्ट्ज कहते हैं। अगर मैं उसको और जल्दी से ऑसिलेट किया, 10 बार ऑसिलेट किया, तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्ज। समझ में आ रहा है क्या? इज इट अंडरस्टूड? तो हम क्या देख रहे हैं कि हाउ मेनी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, और ये कौन डिसाइड करता है? डिसाइड करता है सोर्स। जो वेव बना रहा है, कितना तो वेव वो बनाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। और फ्रीक्वेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव does not change when it passes through different mediums। अलग अलग मीडियम में जाएगा तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार एक वेव बन गया, उसका फ्रीक्वेंसी को तो भगवान भी नहीं बदल सकते। एक बार वेव बन गया, उसका फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है। यू कैन नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। वही मैं बता रहा हूं कि एक बार कोई वेव बन गया, उसका फ्रीक्वेंसी को कोई भी बदल नहीं सकता। व्हाई? बिकॉज इट इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। एक बार आप नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड फिक्स कर दिए कि मैं 10 वेव बनाऊंगा पर सेकेंड, तो उसके बाद और क्या चेंज करना, उसमें तो फिक्स हो गया। That wave may pass from one medium to other medium, but the number of waves produced per second or moving per second will remain same। क्या मेरी बात थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब थोड़ा ध्यान से देखिए, हम लिखना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ ए वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव, it depends on
इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम फॉर ए पर्टिकुलर वेव. Particular wave means it may be transverse or longitudinal. For a particular wave which may be a transverse wave or a longitudinal wave. कोई particular wave जो कि कोई transverse wave हो सकता है या फिर particular मतलब transverse है या फिर longitudinal wave. Transverse or longitudinal wave. The velocity of wave in a medium is constant and depends on nature of medium. समझ में आया क्या? नेचर. Yes, sir. मान लो कि पानी में लॉन्गिट्यूडनल वेव जा रहा है. ये स्टेटमेंट उतना आसान नहीं है कि आपको एक बार में समझ में आ गया. ध्यान से सोचना. पानी में लॉन्गिट्यूडनल वेव, चाहे वो हाई फ्रीक्वेंसी वाला हो या लो फ्रीक्वेंसी वाला, दोनों का वेलोसिटी कांस्टेंट है. हाई फ्रीक्वेंसी का लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाएंगे, जितने जोर से भागेगा पानी में. लो फ्रीक्वेंसी का लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाएंगे, उतने जोर से भागेगा. स्मॉल एम्पलीट्यूड वाला वेव बनाएंगे, जितने जोर से भागेगा. लार्ज एम्पलीट्यूड वाला वेव बनाएंगे, उतनी जोर से भागेगा. कितना जोर से भागेगा किसके ऊपर डिपेंड करता है? किस किस्म का वेव है एंड कौन सा मीडियम है, और कोई चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. द मीडियम डिसाइड्स द वेलोसिटी. ये सीधे चीजें जो है आपको बुक में क्लियरली नहीं मिलेगा. दैट्स व्हाई इट मे क्रिएट कंफ्यूजन फर्दर. तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना. कितना जोर से कोई एक वेव किसी एक मीडियम में भागेगा डिपेंड करता है कैसा मीडियम है और कैसा वेव है, और कोई चीज नहीं. कैसा वेव मतलब लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है, और कुछ नहीं. चाहे एम्पलीट्यूड कुछ भी हो. जैसे मैं अगर चिल्लाता हूं, मेरा साउंड का एक अपना फ्रीक्वेंसी है, एक अपना वेवलेंथ है. जो मोटा वॉइस होता है वो लो फ्रीक्वेंसी के होते हैं, जो पतला आवाज होता है ना वो हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं, है ना. अमिताभ जी के वॉइस को देखेंगे, अमिताभ बच्चन की वॉइस तो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी का है. लता मंगेशकर की वॉइस को देखेंगे, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का है. बताओ तबला का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा कि हारमोनियम का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा? हारमोनियम का. कोई लड़का चिल्लाएगा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा कि लड़की चिल्लाएगा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा? हाँ ठीक. तो जितना पतला आवाज है चुई चाई करेगा तो वो हाई फ्रीक्वेंसी का है. वो हाँ करेगा तो वो लो फ्रीक्वेंसी का होगा. समझ में आ रहा ना? चाहे वो लो फ्रीक्वेंसी का हो या हाई फ्रीक्वेंसी का, स्मॉलर एम्पलीट्यूड का है. जैसे मैं अभी लो एम्पलीट्यूड का वेव बनाने वाला हूँ. लो एम्पलीट्यूड लो फ्रीक्वेंसी. नोटिस हाउ आई एम मेकिंग. लो फ्रीक्वेंसी हाई एम्पलीट्यूड, है ना. मतलब हाई एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी लो हो गया. आर यू गेटिंग? अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी का लो एम्पलीट्यूड का साउंड बनाऊंगा, पतला आवाज है, धीरे से आ रहा है. हाई फ्रीक्वेंसी का हाई एम्पलीट्यूड का आवाज बनाऊंगा, जोर से भी आ रहा है और पतला आवाज भी आ रहा है ना. तो यू मस्ट बी एबल टू फॉलो कि हाई एम्पलीट्यूड क्या है, लो एम्पलीट्यूड क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी क्या है, लो फ्रीक्वेंसी क्या है कि नहीं. तो अब ये वेव का जो कैरेक्टरिस्टिक है, हाई एम्पलीट्यूड हो सकता है, लो एम्पलीट्यूड हो सकता है, हाई फ्रीक्वेंसी हो सकता है, लो फ्रीक्वेंसी हो सकता है. ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दे डू नॉट अफेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ द वेव. किसी एक मीडियम से जब वेव प्रोपेगेट करता है, कितना जोर से वो वेव जाएगा, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द वेव, दैट इज फाइनली डिसाइडेड बाय द टाइप ऑफ वेव एंड द नेचर ऑफ द मीडियम. समझ में आया क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. तो नेचर ऑफ द मीडियम क्या लिखे? फॉर ए पर्टिकुलर वेव, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव, द वेलोसिटी ऑफ वेव इन ए मीडियम इज कांस्टेंट एंड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मीडियम. मान लो कोई वाटर में ट्रांसवर्स वेव का वेलोसिटी फिक्स्ड है, चाहे वो लो फ्रीक्वेंसी का ट्रांसवर्स वेव हो, हाई फ्रीक्वेंसी का ट्रांसवर्स वेव हो.
पानी में, एयर में आप जोर से चिल्लाओगे, जितनी जोर से साउंड वेव जाएगा, मैं जोर से चिल्लाऊंगा, कोई लड़की चिल्लाएगा, कोई हारमोनियम बजाएगा, सारा साउंड वेव का वेलोसिटी सेम रहेगा एज लॉन्ग एज इट इज एयर मीडियम एंड एज लॉन्ग एज इट इज ए साउंड वेव, बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल वेव का एयर में वेलोसिटी फिक्स्ड है। वो हाई फ्रीक्वेंसी हो सकता है, लो फ्रीक्वेंसी हो सकता है, हाई एम्पलीट्यूड हो सकता है, लो एम्पलीट्यूड हो सकता है। क्या मेरी बात सबको हजम हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज देखना है। ये इंटरेस्टिंग चीज ही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्रिएट करता है। क्या है ये चीज जो आपको सारे बुक में मिलेगा? अब थोड़ा सोचिए, मैं यहाँ पे कोई एक थ्रेड लगा है और इसमें मैं वेव बनाना चाहता हूं। सपोज मैं 1 सेकेंड में 2 बार ऑसिलेट करता हूं। एक बार ऑसिलेट किया, फिर एक बार ऑसिलेट किया, तो 1 सेकेंड में जैसे मैं 2 बार ऑसिलेट किया, जब तक 1 सेकेंड खत्म हुआ मैं यहाँ पे 2 वेव बना चुका हूं। मतलब जब तक मैं इसको 2 बार ऑसिलेट किया 1 सेकेंड में, ये कितना आगे गया है देखो तो, ये गया है यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक। ये डिस्टेंस को क्या कहते हैं? लैम्बडा एंड लैम्बडा। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द वेव इन 2 सेकंड, इन 1 सेकेंड? 2 लैम्बडा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1 सेकेंड में मैं ये थ्रेड का ये वाला एंड को 2 बार ऐसे ऑसिलेट कर दिया, 2 ठो वेव निकल के भाग गए। तो जब तक मैं 2 बार ऑसिलेट किया, जब ये आखिरी ऑसिलेट किया खत्म कर रहा था, तब मैं यहां पर था, जो पहला ऑसिलेशन किए थे वो यहां तक चला गया था। मतलब वेव कितना दूर गया था? 2 लैम्बडा, क्योंकि मैं 2 बार ऑसिलेट किया। अगर 1 सेकेंड में मैं 5 बार ऑसिलेट किया होता तो 5 बार ऑसिलेट किया होता तो कितना ठो वेव जनरेट होते? 5 ठो, वो भी 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में वेव कितना दूर गया कहेंगे? 5 लैम्बडा। यस, अगर हम कहेंगे हम इसको f टाइम्स ऑसिलेट कर रहे हैं पर सेकेंड, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, तो वेव कितना दूर जाएगा 1 सेकेंड में? f लैम्बडा। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड क्या है? वेलोसिटी ऑफ द वेव। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ वेव? f इनटू लैम्बडा। समझ में आया क्या? वेलोसिटी ऑफ ए वेव इज गिवन बाय f इनटू लैम्बडा। क्या मेरी बात सबको समझ में आया कि रिपीट करूं इसको? Yes, sir. समझ में आया। तो हम कहेंगे क्या लिखेंगे इसमें? क्या लिखेंगे इसमें? हम लिखेंगे इसमें द वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव इज related to frequency and wavelength. As v is equal to f into lambda। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ये फॉर्मूला सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्रिएट करता है। कोई सोचता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ वेलोसिटी नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मीडियम। ठीक है, कोई लड़की चिल्लाएगी तो आवाज जोर से भागेगा, लड़का चिल्लाएगा तो आवाज धीरे धीरे भागेगा, ऐसा नहीं है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज फिक्स्ड। सपोज हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 300 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई ज्यादा फ्रीक्वेंसी में करेगा तो उसका वेवलेंथ कम होगा, कोई कम फ्रीक्वेंसी में करेगा तो उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। वेवलेंथ विल चेंज but the product of frequency and wavelength will be constant for a particular type of wave। तो ये फॉर्मूला को देख के ये मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि वेव वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, जो मिसकंसेप्शन 99.9% टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स के पास होते हैं। ध्यान रहे, velocity does not change with change in frequency or wavelength. Velocity depends upon the type of wave and nature of the medium। क्या मेरी बात समझ में आया? Yes, sir. Yes। तो क्या लिखेंगे? However, V does not depend on or does not change with change in f or lambda, where f is the frequency, lambda is the wavelength, and this is very very important, v to the power infinity important। आप इसको लिख लेना।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो मिसकंसेप्शन। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एज v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। हाँ, इतने सारा चीज हम समझ गए हैं। वेलोसिटी ऑफ वेव किसके ऊपर डिपेंड करता है? इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम, है कि नहीं? अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा। अगर लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, कोई भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो, वेलोसिटी इन ए पर्टिकुलर मीडियम इज फिक्स्ड। ट्रांसवर्स वेव है तो ये पर्टिकुलर मीडियम में फिक्स्ड है। जैसे आपको समझ में आया कि नहीं आया, जानने के लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। व्हेन ए गर्ल shouts with frequency 300 हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब क्या है? हर्ट्ज का मतलब क्या है? हर्ट्ज का मतलब यस ऑसिलेशंस पर सेकंड, इसको हर्ट्ज लिखते हैं, ठीक है। हाँ, when a girl shouts with frequency 300 hertz, the wavelength of sound in air was 1 meter. If a boy shouts with frequency ज्यादा होगा कि कम होगा? बॉय का फ्रीक्वेंसी कम होगा, 200 हर्ट्ज। देन व्हाट विल बी वेवलेंथ? 1.5 मीटर। यस, ये आप लोग बोल दिए, सही बोल दिए, बस ये ही होगा। क्या ध्यान रखना है? एयर की बात है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, चाहे वो कैसा भी वेव हो। जो कौन सा वेव? लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए। हाँ, कोई वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग होता था अलग बात था। ये दोनों लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, लड़का चिल्लाए लड़की चिल्लाए, दोनों लॉन्गिट्यूडिनल वेव ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव इज, हम कहेंगे सॉल्यूशन में कहेंगे हियर v is equal to f lambda and that is equal to 300 into 1 is 300 meter per second, क्योंकि frequency is 1 by second, oscillations per second। अच्छा, in the second case when f is equal to 200 hertz, lambda in the second case will be v by f। v is constant, फ्रीक्वेंसी बदल गया है, सो इट इज 1.5 मीटर। क्या ये चीज सबको समझ में आया? Yes, sir. तो याद रखना, v इक्वल टू एफ लैम्बडा में कौन किसको डिसाइड किया? v इक्वल टू एफ लैम्बडा वाला रिलेशन में f कौन डिसाइड किया? सोर्स। मैं डिसाइड किया मैं हाई फ्रीक्वेंसी में चिल्लाऊंगा कि लो फ्रीक्वेंसी में चिल्लाऊंगा। v कौन डिसाइड किया? मीडियम एंड द टाइप ऑफ वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव है एयर मीडियम में, v फिक्स हो गया, f ने फिक्स कर दिया। वेवलेंथ बेचारा दोनों के बीच में आके खुद फिक्स हो जाएगा। मेरा फ्रीक्वेंसी और मीडियम का वेलोसिटी दोनों मिलके वेवलेंथ को डिसाइड करेंगे। वेवलेंथ का अपना कोई मर्जी नहीं चलता है। समझ में आ रहा है क्या? मैं जितने भी जोर से चिल्लाऊं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 300 मीटर पर सेकेंड। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज इट इज एयर एंड साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। मैं चिल्लाऊं, आप चिल्लाओ, हारमोनियम बजे या तबला बजे, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 300 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी फिक्स हो गया। अब मैं हाई फ्रीक्वेंसी का चिल्लाऊंगा कि लो फ्रीक्वेंसी का चिल्लाऊंगा, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं हाई फ्रीक्वेंसी का चिल्लाऊंगा तो वेवलेंथ विल बी स्मॉल बिकॉज द प्रोडक्ट हैज टू बी v। अगर लो फ्रीक्वेंसी का चिल्लाऊंगा वेवलेंथ विल बी मोर। समझ में आया? द प्रोडक्ट हैज टू बी ए कांस्टेंट। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगला क्वेश्चन आपको मैं पूछना चाहूंगा, अगला क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको देना है। सोचो कि यहाँ पे कोई एक वेव जा रहा है, अगर आपको समझ में आ गया है तो एक वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है। कैसा है वो वेव? वो वेव दिखने में कुछ ऐसा है। दिस वेव इज गोइंग लाइक दिस। When this wave is going like this, I am asking about a point, क्योंकि ये रस्सी में मैं वाइब्रेशन कर रहा हूँ और रस्सी का शेप ऐसे हो गया। You clearly see the amplitude। अच्छा,
मैं जानना चाहता हूं कि अगर ये वेव इधर जा रहा है तो मैं जानना चाहता हूं कि हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी। ये पॉइंट मान लो ए है, ठीक है, चलो मानते हैं कि ये पॉइंट है बी, और चलो मानते हैं ये पॉइंट है सी, ठीक है। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान से लिखते हैं और आपको बताना है। मैं लेट मी एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन फर्स्ट प्रॉपर्ली, देन विल डू इट। इन फिगर shown the wave is moving to right, हाँ ठीक है। Find direction of velocity of the points A, B, C। अब क्या है कि ये जो पॉइंट ए है ना, ये पॉइंट ए इनफैक्ट अगर ये वेव नहीं होता तो पॉइंट ए यहाँ पे होता, पॉइंट ए यहाँ पे होता, वेव जा रहा है बोल के ऊपर उठ गया है कि नहीं। ये पॉइंट वेव नहीं होता तो यहाँ पे होता, वेव आया तो खींच के उसको नीचे ले आया। ऑल दीज पॉइंट्स आर, कोई भी पॉइंट के बारे में बात करो, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट कभी नीचे आया, थोड़ी देर बाद ऊपर जाएगा, ये अपनी जगह ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। Each point is oscillating about its own position। इसका मतलब हर एक पॉइंट मूव कर रहा है, and you clearly see it is a transverse wave। ये ट्रांसवर्स वेव है, पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं मतलब सी पॉइंट भी मूव कर रहा होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ए ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो बताओ अब इस स्टेटस में, इस पोजीशन में ए ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे जा रहा है, सी ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे जा रहा है, बी ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे जा रहा है, आपको बताना है। नीचे और बी भी। चलिए सोचते हैं, चलिए सोचते हैं। ऐसा कुछ बोल रहे हैं कुछ लोग कि ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ऐसा पता नहीं चल रहा है, देखेंगे। चलिए मैं आपको हेल्प करता हूं। मैं क्या करता हूं, पहले मैं इसका एक वेव तो आगे जा रहा है, वेव तो आगे जा रहा है, ये जो वेव है इसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा आगे ले लेता हूं, थोड़ा सा आगे ले लिया। कौन सा पोजीशन में ले लिया, ये हो गया ये वाला वेव, कौन सा वाला, ये वाला वेव। देखो नाउ वेव थोड़ा आगे निकल गया है, वेव ऐसे ऐसे करके जा रहा है। देखो तो रोप का जो पॉइंट ए यहां था वो कहां पर है, ऊपर है, मतलब ए इधर गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वेव इधर जा रहा है ना। यस, सी के बारे में देखो तो सी क्या हुआ है, नीचे आया कि ऊपर गया है, सी नीचे आया है। और सोचो तो बी के बारे में, ये जब वेव इधर आ गया, बी पॉइंट सीधे में देखो, कहां देखना है, यहां देखना है, यहां देखना है, कहां पर आया है बी, बी तो यहां पे आ गया है, तो बी भी नीचे आया है। सो एट दिस इंस्टेंट बी इज मूविंग। देखो बी कहां था, बी ऊपर था, वेव जब यहाँ पे आ गया। अब देखो ये जो वेव है हमारा, कौन सा वेव वाला वेव, ये वाला वेव को थोड़ा और इधर ले लो ना। देखो तो बी कहां पे आने वाला है, नीचे आने वाला है। ये पॉइंट इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस, बी अभी यहाँ पे आने वाला है, पहले तो यहाँ पे था, मतलब बी नीचे आ रहा है, ए ऊपर चला गया, सी नीचे आ रहा है। आर यू वेटिंग? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? Yes. अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं चेक करने के लिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ठीक है मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक रोप है, इस रोप में कोई एक वेव आगे जा रहा है, रोप दिखने में ऐसा है, दिस इज व्हाट इज ए रोप, ठीक है। अब क्या करूं कि यहाँ पे कोई एक वेव ऐसे जा रहा है, this is what is a wave propagating in this direction। आपको बताना है what is the direction of motion of the particle located here, point A, point B, point C, point D। बताना है ये सारा पार्टिकल्स टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहे हैं कि टुवर्ड्स राइट जा रहे हैं। इन फिगर shown
the wave moves upward. Find direction of instantaneous velocities. Instantaneous velocities of A, B, C and D. ये चारों का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। तो थोड़ा आप लोग ध्यान से सोचोगे तो पक्का आप इसको कर लोगे। थोड़ा सोच लो, एक साथ मिलकर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बिफोर दैट आई टेक ए कॉपी ऑफ दिस एंड प्रेजेंट इट हियर। ठीक है, ये अब यहाँ आ गया है। चल, तुमको थोड़ा इधर ले लिए हैं। आपको सोचना है और बताना है कि किधर जा रहा है। ये ऐसा गया, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से देखो। अब इसमें सारे का पोजीशन को मैं शो करता हूं। पहले ए कहाँ का है? यहाँ का रोप है ना? अच्छा, ये ए यहाँ पे था, ठीक है। अब ये सिंगल वेव पॉज था, ये तो इधर है। और बी कहाँ था? बी यहाँ का पोजीशन था, उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से ये था, इसका डिस्प्लेसमेंट ये था, इसका डिस्प्लेसमेंट ये था। हर एक का डिस्प्लेसमेंट आपको दिखाया गया है इन द डायग्राम। तो राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। यस, देखिए जब हम वेव नंबर 2 में आके पहुंचे, ये था वेव नंबर 1, ये हुआ वेव नंबर 2। 2 में गए तो ए भाग गया है किधर? इधर आ गया है। सो क्या कहेंगे? ए का वेलोसिटी इज टुवर्ड्स राइट। बी का सोचिए, बी का किधर को होगा? अब ये स्ट्रिंग का ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ गया है। जब ये वाला वेव जा रहा है तो इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट। सी के बारे में सोचिए, सी के बारे में सोचिए। सी क्या हुआ है? ये इधर आ गया है। सी किधर आ गया है? ये वाला पॉइंट कहीं यहाँ पे आ गया होगा, है कि नहीं? सी इज गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट। व्हाट अबाउट डी? डी देखिए तो डी अब ये सीधे में कहाँ पे है? यहाँ पे। इट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस। तो ये जब वेव प्रोपेगेट कर रहा है, ये सी क्या कर रहा है? सी इनफैक्ट कर क्या रहा है? सी इज ऑसिलेटिंग अबाउट दिस पॉइंट। ऐसा 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 हो रहा है, ठीक है। और अपनी जगह ही झूल रहा है और वेव को आगे भगा रहा है। तो इस इंस्टेंट में जब वेव ये वाला था, सी यहाँ पे था, जब वेव ये वाला जब वेव आके ऊपर पहुंच गया तब सी क्या हो गया? देखो ये आके यहाँ पे पहुंच गया है, इस पोजीशन पे पहुंच गया है ना? That means you could see and understand the motion of the particles of the medium. Each particle is oscillating about its equilibrium position and the wave is propagating. क्या मेरी बात सबको समझ में आया? Yes sir. Yes sir. तो ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद। Okay, Thank you, sir. Thank you. Goodbye. Bye, sir. Bye. Thanks. Bye. Good night, sir.